दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इतनी बारिश हुई है कि यह बता पाना मुश्किल हो गया है कि सड़कें कौन सी है और नदियां कौन सी है। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पूरी कंट्री में नॉर्मल से लगभग 46% कम बारिश हुई है। अगर आपको लग रहा है कि यह सब कुछ एक नॉर्मल वेदर चेंज है, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि यह सब कुछ इंडिया से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में मौजूदा एक बड़े गर्म पानी के पुल की वजह से हो रहा है। साइंटिस्ट इसे अल नीनो कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अल नीनो कोई छोटा मोटा इवेंट है, देन होल्ड ऑन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस अल नीनो इज मोर डेंजरस देन हिटलर, क्योंकि जब 1876 में अल नीनो आया था तब इसकी वजह से करीबन 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, विच इज 3% ऑफ एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन एट दैट टाइम। इफ यू थिंक दैट इट इज बैड, देन वेट, अभी तो वर्स्ट आना बाकी है, क्योंकि दुनिया भर के मौसम एक्सपर्ट्स ने यह वार्निंग दी है that this year El Nino will potentially become the strongest El Nino ever recorded in history. Right now, across the Pacific Ocean, something is happening that could change the world's weather. And the most powerful El Nino in a century may be on its way to reshape global weather patterns. India is witnessing an unusual weather pattern across states due to El Nino. So now the question is, क्या है ये El Nino? कैसे 12,000 किलोमीटर दूर चल रही एक साइकिल इंडिया के हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है? कैसे अल नीनो हिटलर से भी ज्यादा डेंजरस है? और क्या इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपकमिंग क्राइसिस के लिए तैयार है? तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले इंडिया में बारिश कैसे होती है ये समझना पड़ेगा। अगर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बारिश को समझ के हम क्या ही कर लेंगे, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम आईटी में भी वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। फिर भी इंडिया में 40 to 45% लोगों की रोजी रोटी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और जो लोग किसानों को गवार कहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि यही एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारी इंडिया की जीडीपी में करीबन 15 से 18% कंट्रीब्यूट करता है। हमारा भारत चलता होगा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की वजह से, लेकिन हम सबका घर किसानों की वजह से चलता है। और इस आने वाली क्राइसिस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही पड़ने वाला है। और आप सबको पता ही होगा, अगर हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को कुछ भी होता है तो इसका इम्पैक्ट हर एक भारतीय के घर पे पड़ता है। इसलिए इस क्राइसिस को एकदम बेसिक से समझना जरूरी है। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं इंडिया से 12,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में। तो देखो, यहाँ पे जनरली 2 रीजन है। पहला है वेस्ट में इंडोनेशिया वाला रीजन और दूसरा है ईस्ट साइड पेरू वाला रीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन रीजन्स के आसपास के समुद्र में एक थर्मो इंक्लाइन नाम की लेयर होती है। आसान शब्दों में समुद्र की एक ऐसी लेयर जो ऊपर के गर्म पानी और नीचे के ठंडे पानी को अलग करती है। इंडोनेशिया के साइड ये लेयर सरफेस से करीबन 150 मीटर नीचे रहती है, जिसकी वजह से इस साइड बहुत ज्यादा गर्म पानी रहता है। दूसरी साइड ईस्ट में ये सेम लेयर सरफेस से सिर्फ करीबन 30 से 50 मीटर ही नीचे रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडा पानी सरफेस से काफी करीब रहता है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन को पूरे फोकस के साथ समझना। तो अब क्या होगा कि पेरू के पास सरफेस पे जो गर्म पानी है उसे हवाएं अपने साथ वेस्ट की तरफ ले जाएगी। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही क्यों मूव करती है, तो इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो अब जब ट्रेड विंड्स अपने साथ गर्म पानी को लेकर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होती है, उसकी वजह से एक साइड समुद्र के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आने लगता है और दूसरी साइड और ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अब नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेस्टर्न पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पे समुद्र का पानी बहुत गर्म रहता है, करीबन 28 डिग्री सेल्सियस जितना। तो अब ये गर्म पानी क्या करता है कि वो उसके ऊपर की जो हवा है उसे भी गर्म कर देता है। ये हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसमान की तरफ उठने लगती है। लेकिन जब ये हवा ऊपर जाती है तब वो अकेली नहीं जाती, वो अपने साथ काफी सारा मॉइस्चर भी लेके जाती है। अब जैसे जैसे ये मॉइस्चर से भरी हवा ऊपर जाती है, वैसे वैसे ये मॉइस्चर कंडेंस होकर क्लाउड्स और बारिश में बदल जाता है। इसी की वजह से इंडोनेशिया और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। यह सब तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। चलो हम वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इंडोनेशिया के ऊपर ये जो हवा उठती थी वो हमेशा ऊपर ही नहीं रहती, क्योंकि लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह हवा इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस रीजन के आसपास के समुद्र का जो पानी है वो ठंडा रहता है, करीबन 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, जिसकी वजह से ठंडा पानी उसके ऊपर की हवा जो इंडोनेशिया के साइड से आई है उसे भी ठंडा कर देती है। और जैसे ही ये हवा ठंडी होती है वैसे ही वो भारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे सिंक करने लगती है। और जब ये हवा नीचे आती है तो
इसकी वजह से क्लाउड्स और बारिश बनने की प्रोसेस जो है वो कमजोर हो जाती है। इसी की वजह से पेरू का जो कोस्टल एरिया है वो डेजर्ट के जैसा है। सो इवेंचुअली जब पेरू के पास हवा नीचे आती है तब वो समुद्र के सरफेस के पास आकर वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगती है, जिसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो इस तरह ये पूरा लूप कंप्लीट होता है और इस जायंट एटमॉस्फेरिक लूप को वॉकर सर्कुलेशन कहा जाता है। अगर आपको ये साइकिल समझ में आ गई है देन आपको आगे का पूरा वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं इंडिया पे। यहाँ पे क्या होगा कि वॉकर सर्कुलेशन की वजह से जब गर्म पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है तब इसका असर सिर्फ इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरा वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन के आसपास के ट्रॉपिकल रीजन के पानी को भी गर्म कर देता है। तो नॉर्मल ईयर्स में यहाँ पे क्या होता है कि मार्च से लेके मई के बीच जब समर्स पीक पे होती है तब उस टाइम पे ऑलरेडी जो गर्म पानी है उसे सूरज अपने तेज गर्मी से और गर्म कर देता है। और अगर आपको याद हो तो जब पानी गर्म होता है तब क्या होता है, सिंपल सेम प्रोसेस रिपीट होगी, विच इज ये गर्म पानी उसके ऊपर की जो हवा है उसे भी गर्म करेगा और ये गर्म हवा हल्की होने की वजह से अपने साथ मॉइस्चर लेके ऊपर उठने लगेगी। इसके बाद ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से मॉइस्चर कंडेंस होकर क्लाउड्स में बदल जाएंगे। अब ये बादल इंडिया में बारिश कैसे लेके आएंगे इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आप एक एसी वाले रूम में पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से लाइट चली जाती है और आपको गर्मी लगने लगती है। तो अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सबसे पहले उठकर विंडोज ओपन करोगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा कि रूम के अंदर की जो गर्म हवा है वो लाइट वेट होती है, सो इट राइजेस एंड एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो जब गर्म हवा बाहर जाती है तब उसकी वजह से रूम में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है जिसे लो प्रेशर जोन कहा जाता है। अब आप ही बताइए, अगर रूम के अंदर लो प्रेशर जोन है तो रूम के बाहर क्या होगा? यू आर राइट, हाई प्रेशर जोन। सो अकॉर्डिंग टू रूल एयर हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ ही मूव करती है। सो इस केस में भी एग्जैक्ट यही होगा, बाहर की जो ठंडी हवा है वो रूम के अंदर आ जाएगी। और अगर आपको याद हो तो ट्रेड विंड्स भी हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही मूव करती है, बिकॉज यहाँ पे भी ये सेम रीजन था। ईस्ट साइड हाई प्रेशर जोन था और वेस्ट साइड लो प्रेशर जोन, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स ऐसे मूव करती थी। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो चलो हम वापस चलते हैं इंडियन ओशन की तरफ। तो जैसा हमने वीडियो में पहले देखा था कि एक साइड पानी गर्म होने की वजह से वो बादल में कन्वर्ट हो जाता है, बट एट द सेम टाइम दूसरी साइड इंडिया में क्या होता है कि सूरज की तेज गर्मी की वजह से हमारे देश की जो जमीन है वो गर्म हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इस गर्म जमीन के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है और ये हवा लाइट वेट होने की वजह से ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से इंडिया में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपने रूम वाला कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है तो अब आप ही बताएं कि आगे क्या होगा। ऑब्वियसली एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। सो समुद्र एक हाई प्रेशर जोन है और इंडिया लो प्रेशर जोन, जिसकी वजह से हवाएं बारिश वाले बादल को अपने साथ लेकर इंडिया की तरफ ट्रैवल करने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पहले तो मिड जुलाई तक पूरे इंडिया में बारिश हो जाएगी, जिसकी वजह से फार्मर्स ने जो फसल बोई है उसे पानी मिलने लगेगा। इसके बाद जब ये फसल पक जाएगी तब सितंबर या अक्टूबर के महीने में इस फसल को काट दिया जाएगा और जब इसके अच्छे दाम मिल रहे होंगे तब उसे बेच के कोई अपने बेटे की कॉलेज फीस भरेगा, कोई इन पैसों से अपनी बेटी की शादी कराएगा और कोई खेती के लिए ली गई लोन वापस चुकाएगा। तो सिर्फ एक बारिश की सीजन हर एक किसानों के घर में खुशियां लेके आती है। पर यह तो सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही थी कि अगर अच्छी बारिश हुई तो क्या क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट अपकमिंग क्राइसिस की, विच इज एल नीनो। इस सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि क्यों एल नीनो की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान जाती है। इस क्राइसिस को आसान शब्दों में समझने के लिए हम वापस चलते हैं पैसिफिक ओशन की तरफ। तो जैसा हमने पहले देखा था कि ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है, अपने साथ गर्म पानी लाती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली बारिश होती है। लेकिन हर 2 से 7 साल में ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। साइंटिस्ट भी इसके पीछे का अभी तक एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेड विंड्स का यू चेंज होना ही एल नीनो का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे ही ट्रेड विंड्स वीक होगी और धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगी, वैसे ही वो वेस्ट में जो गर्म पानी है उसे वो ईस्ट साइड लेकर जाने लगेगी, जिसकी वजह से पेरू वाले रीजन में गर्म पानी इकट्ठा होने लगेगा। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट होगी, लेकिन रिवर्स में, विच इज गर्म पानी उसके ऊपर की हवा जो है उसे गर्म करेगा, जिसकी वजह से बादल बनेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ के आसपास के रीजन में अनयूजुअल रेन होने लगेगी, जिसकी वजह से इन रीजन्स को
रिवर फ्लडिंग, प्रॉपर्टी डैमेज और मड स्लाइड्स का सामना करना पड़ सकता है। यह तो बात हुई ईस्ट की। अब क्या होगा कि गर्म हवाएं फिर से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद वेस्ट की तरफ मूव करने लगेगी और यहाँ पे यह हवा वापस ठंडी होने के बाद पानी के सरफेस पे आ जाएगी। अब क्योंकि सब रिवर्स हो चुका है, इट मीन्स अब ईस्ट लो प्रेशर जोन है और वेस्ट हाई प्रेशर जोन। सो ऑटोमेटिकली ये हवा सरफेस पे आने के बाद अपने साथ गर्म पानी को लेके ईस्ट के साइड मूव करने लगेगी। यही वो पॉइंट है जहाँ से इंडिया के लिए मुसीबत बढ़ने लगती है, क्योंकि देखो अब क्या होगा कि ट्रेड विंड्स के वेस्ट से गर्म पानी ले जाने की वजह से इस पूरे रीजन में गर्म पानी की कमी होगी और अगर गर्म पानी की कमी होगी तो ज्यादा बादल नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली इंडिया में कम बारिश होगी और बारिश कम हुई तो किसान की फसल नहीं पकेगी। अगर फसल नहीं पकेगी तो वो उसे बेच नहीं पाएगा तो वो अपने बेटे की कॉलेज फीस नहीं भर पाएगा, बेटे की शादी नहीं करवा पाएगा और फार्मिंग के लिए ली गई लोन वापस नहीं चुका पाएगा, जिसकी वजह से इन लोगों के पास लास्ट में एक ही रास्ता बचता है, विच इज सुसाइड। यह तो फार्मर्स की बात हुई। अगर हम इसका असर मिडिल क्लास फैमिलीज पे देखें तो जब इंडिया में कम बारिश होती है तब इसकी वजह से खेतों में फसल कम उगती है। अब फसल कम हुई तो बाजार में अनाज और सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन सभी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। अब दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो लास्ट में एक मिडिल क्लास फैमिली का मंथली बजट बिगड़ने लगेगा। मतलब कि जो फैमिली पहले 10,000 में पूरे महीने का राशन खरीदती थी, अब वही सेम सामान खरीदने के लिए उन्हें 12 से 13,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे। इन शॉर्ट अल नीनो शुरू तो पैसिफिक ओशन में होता है, लेकिन इसका असर हर एक इंडियन के मंथली बजट पे पड़ता है। आज तक जितने एल नीनो आए हैं उसकी वजह से लाखों लोगों की जान और करोड़ों रुपए का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। जैसे कि जब 1877-78 में एल नीनो आया था तब इसकी वजह से करीबन 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। फिर 1982-83 में एल नीनो की वजह से करीबन $8 बिलियन का ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज हुआ था। आफ्टर डेट 1997-1998 में इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड करीबन $34 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। इसके बाद 2015-16 में एल नीनो के दौरान दुनिया भर में लगभग 6 करोड़ लोग फूड सिक्योरिटी यानी खाने की कमी का सामना करना पड़ा था। और इस बार 2026 में यह एल नीनो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि पेरू के पास जो समुद्र का पानी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल से कितना ज्यादा गर्म है, इससे एल नीनो की इंटेंसिटी पता चलती है। तो अगर यह टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ता है तो इसे वीक एल नीनो कहते हैं। अगर यह टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1.5 के बीच बढ़ता है तो इसे मॉडरेट एल नीनो कहते हैं। और अगर यह 2 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाए तो इसे कहते हैं सुपर एल नीनो। लेकिन 2026 के बारे में साइंटिस्ट का यह कहना है कि इस साल के एंड तक टेम्परेचर करीबन 2.5 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। एंड इफ दिस हैपन देन इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। पर क्या आपको पता है एल नीनो का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया अकेले पे नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि पैसिफिक ओशन के ट्रॉपिकल रीजन में एक छोटा सा बदलाव भी वर्ल्ड में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे वेदर चेंज ला सकता है। जैसे कि ये देखिए हीट वेव की वजह से पूरे यूरोप में क्या हो रहा है। A major heat wave is shattering records across Europe, leaving tens of millions of people under sweltering conditions. And Europe is battling one of its deadliest and most intense heat waves in recent years, with more than 2,000 people reported dead across France. ये तो बात हुई यूरोप की। अब हम बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया ने इस क्राइसिस से लड़ने के लिए कोई तैयारी की है या नहीं की है? The answer is yes. The big difference between 1876 and 2026 is that today India has enough emergency food stock. According to data from the Food Corporation of India (FCI), सरकारी गोदाम में इमरजेंसी के लिए 600 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज रखा हुआ है। इसलिए मार्केट में फूड सप्लाई का इतना ज्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसानों को होने वाली है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे डैम्स और रिजर्वर्स में पानी होगा जिससे हम किसानों की मदद कर सकते हैं। यू आर राइट, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चिंता की बात यह है कि सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा के मुताबिक देश के 166 सबसे बड़े रिजर्वर्स में अभी सिर्फ 28% पानी ही बचा हुआ है। यानी पानी का स्टॉक पहले से ही कम है, जिसकी वजह से हम सभी किसानों तक यह पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। सो इन शॉर्ट दिस क्राइसिस विल हिट इंडिया वेरी हार्ड। आई विश कि गवर्नमेंट इस क्राइसिस से लड़ने के लिए जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन लाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारा गोल है कि इंफॉर्मेशन जो सिर्फ टॉप 1% को ही पता है
जो स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं बताई जाती वो हम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू सभी लोगों तक पहुंचाए। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू फाइंड वैल्यू इन अवर कंटेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ।